देखिए इसका जो रूल था वो था कि लोअर ऑफ हमने चूज़ करना है। एक हमने फॉरेन टैक्स इनकम हमने कमाई, बाहर से फॉरेन इनकम कमाई, बिजनेस है या सैलरी है। सैलरी तो वैसे एग्जाम्प्ट हो जाएगी, वो 3 में आ जाएगी, रिटर्निंग एक्सपेक्टेड में आ जाएगी या शॉर्ट टर्म रेजिडेंट में आ जाएगी, तीसरा एक था उसमें आ जाएगी। अब अगर बिजनेस इनकम है तो वो एग्जाम नहीं होगी, उसमें टैक्सिटी भी काम में नहीं आएगी और सैलरी तो है नहीं तो वो एग्जाम नहीं होगी। तो फिर डबल टैक्सेशन से बचने के लिए हम फॉरेन इनकम वाला ये वाला क्लॉज यूज़ करेंगे। अब अगर आपने किसी अदर कंट्री से फॉरेन इनकम कमाई है तो वहाँ पे आपने कुछ टैक्स पे किया होगा, एक तो वो अमाउंट होगा 6 लाख वो है। फिर सेकंड आप एवरेज रेट यूज़ करेंगे, टैक्स लायबिलिटी डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाई बाय फॉरेन सोर्स इनकम, तो आपका ये आ जाएगा। ये जो है आपका 3 मिलियन जो अमाउंट नज़र आ रहा है ये है आपकी फॉरेन सोर्स इनकम, सही है। तो एवरेज टैक्स रेट क्या हो गया, टैक्स लायबिलिटी जो पाकिस्तान रेट के हिसाब से आपने टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट की, उसको डिवाइड कर दिया आपने टैक्सेबल इनकम से, टोटल इनकम से जो टैक्सेबल इनकम है, तो एक रेट बन गया वो डेसिमल पॉइंट, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप फॉरेन इनकम से, तो आपका एवरेज रेट के ऊपर एक टैक्स की अमाउंट निकल के आ जाएगी। फिर जो टैक्स वहाँ पे किया है और जो एवरेज से आपने निकाला है उसमें जो लोअर ऑफ होगा उसको आप माइनस कर देंगे अपनी टैक्स लायबिलिटी में से। आज हम पूरा एक क्वेश्चन करेंगे तो उसमें ये सब चीज़ें, ये अभी हमने 3 रिबेट्स पढ़ ली थी लास्ट टाइम, कौन कौन सी पढ़ी कोई बताएगा? 3 जो हमने पढ़ी थी, सबसे पहले हमने पढ़ी थी फुल टाइम टीचर अलाउंस, तो 25% टैक्स लायबिलिटी का उसको मिल जाएगा बेनिफिट, महबूब सेविंग सर्टिफिकेट, और तीसरा ये फॉरेन इनकम के ऊपर टैक्स की रिबेट। अब हम पढ़ेंगे मैंने सर ये पढ़ा था उसमें ना नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पे जो वेबसाइट है उसमें सर महबूब सेविंग सर्टिफिकेट पे तो सर टैक्स एग्जैम्प्ट है, टैक्स नहीं है, 5% है ना, इस साल चेंज हो गया होगा। तो अभी हम नई बुक ले आएंगे तो उसमें से हम उसको देख लेंगे सर। इसलिए नई बुक का अगर मिल जाएगा ना तो हाँ मैंने यार मंगानी है, बस मुझे टाइम नहीं मिल रहा। एक दोस्त को बोला हुआ है उर्दू बाजार, कोई आप में से जाता है, किसी का रूट बनता है उर्दू बाजार का? किसी का नहीं बनता, आपका बनता है क्या? हाँ जाना होता है, तो मैं आपको अगर सेंड कर दूँ आप मुझसे पैसे ले लीजिएगा, आप ले आए हो मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। मुझे पर्सनल चाहिए होती है बुक। हाँ मैं आपको ग्रुप पे डाल देता हूँ उसका कवर, आप अपने लिए भी लेना चाहें तो आप ले लें और एक कॉपी मेरे लिए ले आए। होगी वो लास्ट टाइम मैंने ली थी तो 1200-1300 की थी, शायद 1500-1600 की होगी। अच्छा जी, तो वो थोड़ी सी चेंजेस होंगी जब हम नई बुक आ जाएगी, हम जितना हम पढ़ चुके होंगे उसको रिव्यू कर लेंगे, तो उसमें अगर कहीं ना कहीं कोई सेक्शन चेंज हुए होंगे तो वो हम नहीं सेक्शन भी चेंज हो जाता है। अब जैसे ये बता रहे हैं कि महबूब सेविंग सर्टिफिकेट अगर टैक्स एग्जाम्प्ट ही कर दिया उन्होंने तो फिर इस क्लॉज में भी चेंज आ जाएगा। हाँ वो देख लेंगे, वो कोई मसला नहीं हो, नई बुक आ जाएगी तो उससे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। फिलहाल हम इसी से कल देखते हैं। अच्छा अब जो चौथी रिबेट है हमारे पास, रिबेट ऑन डोनेशन है। अब हम 3 और पढ़ेंगे, वो सारी डोनेशंस की ही होंगी। अच्छा डोनेशन और ज़कात में थोड़ा सा डिफरेंस रखिएगा। वैसे तो हम नॉर्मली डील करते हैं ज़कात और डोनेशन को हम एक ही टर्म में यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन टैक्स वाला बंदा जो है वो इसको अलग अलग करता है। ज़कात वो शरई एतबार से लेता है और उसको पूरा डिडक्टेबल कंसीडर करता है, वो हम अभी इसी में पढ़ेंगे। डोनेशन इज़ समथिंग एल्स, कि आपने किसी भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को कुछ फंड्स दिए हैं अपनी इनकम में से, तो उस पर गवर्नमेंट आपको बेनिफिट दे देती है। आप उसकी रिबेट कैलकुलेट कर सकते हैं और फिर आपको टैक्स लायबिलिटी में उसको बेनिफिट मिल जाएगा आपका। अब वो किस तरह होता है उसको हम देख लेते हैं। अच्छा ये जो डोनेशन आपने दी हो, ये आपने ज़रूरी है ये 4 जो कंडीशनैलिटीज़ हैं, दी शुड बी फुलफिल्ड।
If any of it will not be fulfilled, then you are not eligible to calculate that rebate. फर्स्ट कि भाई जिसको आप डोनेशन दे रहे हैं वो कोई यूनिवर्सिटी एजुकेशन बोर्ड हो, कोई रिकग्नाइज इदारा हो। ऐसा ना हो कि मैंने एक घर में एक बना लिया इंस्टीट्यूट और उसकी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, गवर्नमेंट ने उसको रिकग्नाइज़ नहीं किया, कोई सर्टिफिकेशन नहीं इशू की और आपने उसको डोनेशन दे दी, या आपने बोला मैंने अपने भाई को डोनेशन दे दी, इसका कारोबार नहीं चल रहा था तो मैंने इसको एक बिज़नेस खोल के दे दिया, तो मैंने इसको डोनेशन दी तो अब मैं रिबेट कैलकुलेट करूँगा। तो आप ऐसा नहीं कर सकते। एनी बोर्ड ऑफ एजुकेशन और यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान इस्टेब्लिश अंडर एनी लॉ, मतलब उसने लॉ को वो नहीं किया कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हो या सिंध प्रोविंशियल का कोई कॉन्स्टिट्यूशन हो, कोई भी लॉ जो पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है उसके अंडर अगर कोई इंस्टीट्यूट, कोई एजुकेशनल इदारा इस्टेब्लिश हुआ है तो आप उसको डोनेशन देंगे, आप उस पर रिबेट कैलकुलेट कर सकते हैं, वो आपको सर्टिफिकेट इशू कर देता है। कोई हॉस्पिटल हो, सेम गोज विद हॉस्पिटल। अब एक डॉक्टर साहब ने क्लिनिक खोला हुआ है, उनके बाद मरीज़ आया, उन्होंने बोला कि भाई मैडम आप इस मरीज़ का इलाज करवा दें, इसके बाद पैसे नहीं है, आपने उसको पैसे दे दिए और आपने रिबेट कैलकुलेट आप नहीं कर सकती। लाइक आगा खान हो, अब्बासी शहीद हॉस्पिटल हो, कोई भी इस तरह का इस्टेब्लिश इदारा हो, उसको आप कोई हॉस्पिटल को डोनेशन देते हैं तो वो रिकग्नाइजेबल होगी। कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, लाइक ये CSS कॉर्नर। बहुत से ऐसा बात कर रहे हैं तो डोनेशन इन मनी की फॉर्म में नहीं लेते। हाँ वो अभी सब आ जाएगा इसमें सब आएगा, बिल्कुल बिल्कुल सब है, आएगा इसके अंदर, अभी आ रहा है, थोड़ा सा सब्र करें बस। एनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन लाइक, अब मुझे इसके तो रजिस्ट्रेशन का नहीं पता, होपफुली सरताहा ने कराई हुई होगी इसकी भी सारी रजिस्ट्रेशंस। या बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास JDC एंड सैलानी। आप सैलानी को कोई भी डोनेशन आप देते हैं, वैसे तो आप उनके डब्बे में अगर डाल देते हैं तो आप रिसिट नहीं लेते, अगर आप उनको कोई डोनेशन दें और उसकी रिसिट ले लें तो उन पैसों के ऊपर, उस सर्टिफिकेट के ऊपर, उस रिसिट के ऊपर आप अपनी रिबेट कैलकुलेट कर सकते हैं। या TCF है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसी तरह आपने CBM, आप है ना CBM के स्टूडेंट, CBM नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। आप यहाँ पे बहुत कंपनीज आपने देखा होगा, लम्स है, दाऊद ग्रुप उसको फाइनेंस करता है। तो दाऊद ग्रुप क्या करता होगा, जब लम्स को कोई भी डोनेशन देता है, कोई भी स्कॉलरशिप देता है, तो जितने भी पैसे वो वहाँ देता होगा अपने फाइनेंशियल्स के अंदर, अपनी टैक्स लायबिलिटी के अंदर वो ये रिबेट कैलकुलेट करेगा। आप उसके फाइनेंशियल्स आगे देखें तो आपको नज़र आएगा, उसकी टैक्स वर्किंग का एक नोट होगा, उस नोट के अंदर आपको पूरी रिबेट की कैलकुलेशन नज़र आएगी और उसमें बिल्कुल मेंशन किया हुआ होगा कि मैंने फ़लाँ इंस्टीट्यूट को ये रिबेट दी और ये डोनेशन दी तो उसकी रिबेट मैंने ये कैलकुलेट की। अच्छा, इसके अलावा ये 3 कैटेगरीज मैंने शायद स्टार्ट में ये बोल दिया था कि ये तीनों फुलफ़िल होनी चाहिए, तो तीनों फुलफ़िल एक साथ नहीं हो सकती, इनमें से कोई भी फुलफ़िल, हाँ वो कहना यही कहा था मैंने, या बहरहाल अगर मैंने ऐसा बोल दिया था कि सारी फुलफ़िल एक साथ होनी चाहिए तो ऐसा नहीं है, कोई भी फुलफ़िल हुई होगी, कोई एक भी, तो आप रिबेट कर लीजिए। अगर कोई स्पेसिफिक इदारे मेंशन किए 13 शेड्यूल के अंदर, वैसे आपको कंसर्न होना नहीं चाहिए, आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर पर्सनल लेवल पे आपका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है तो आप 13 शेड्यूल इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में जाएं, देखें, वहाँ पे बहुत सारे इदारों के नाम लिखे होंगे स्पेसिफिकली। एक मुझे याद आ रहा है, उसमें ये जो इमरान खान का हॉस्पिटल है, क्या शौकत खानम का नाम आपको वहाँ मिल जाएगा, आगा खान का नाम मिल जाएगा। ये 2 मेरे जहन में भी आ रहे हैं जो मेरी नज़रों से गुजरे हैं, बाकी बहुत सारे लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पे। तो उनमें से किसी को भी अगर आपने डोनेशन दी है तो आप ये रिबेट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर उसके अलावा ये तो भी दे सकते हैं, उसके अलावा फिर वो 3, हाँ उन 3 में फॉल करना चाहिए। अगर उन 3 में कोई इदारा है, कोई जगह है, कोई इंसान है, वो इन 3 में फॉल नहीं कर रहा और वो 13 शेड्यूल में उसका नाम स्पेसिफिकली लिखा हुआ है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, आपको मैक्सिमम पेपर में इतना ही लिखा हुआ आएगा कि ये इदारा है एंड दिस इंस्टीट्यूट और दिस ऑर्गेनाइजेशन नेम्स कम अंडर 13 शेड्यूल एंड द रिस्पेक्टिव पर्सन गिव डोनेशन टू दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो आपने बस ये याद रखना कि 13 शेड्यूल में है, रिबेट कैलकुलेट कर लो। अच्छा भाई, लोकल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, वो लिख के देगा आपको
तो आपको फ़ौरन क्लिक करना चाहिए, ये रिबेट कैलकुलेट हो सकती है। हाँ, अगर वो लिख के दे दे कि वो 13 शेड्यूल में फॉल नहीं करता, वो रजिस्टर्ड भी नहीं है, वो हॉस्पिटल के अंदर लोकल बॉडी के अंदर भी रजिस्टर्ड नहीं है, और तीसरा क्या था, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है, और उसने डोनेशन दी, तो आप एक नोट लिखेंगे कि बिकॉज ऑफ दिस कंडीशंस दिस अमाउंट इज नॉट एलिजिबल फॉर रिबेट, तो फिर उसका ये आंसर होगा। गॉट इट? अच्छा, मैं इसको इतना एक मैंने आपको आइडिया दे दिया। हम आज ज़्यादा फोकस करेंगे कैलकुलेशन के ऊपर। सिंपल अंग्रेजी है, इसके अंदर ये जितने ABC आगे भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की इसने एक डेफिनेशन बताई हुई है, ये आप इसको रीड करेंगे इटसेल्फ समझ आ जाएगी, नहीं समझ आया आप अगली क्लास में मुझसे पूछ लें। तो हम मेरा कोशिश होगी कि हम कैलकुलेशन के ऊपर जल्द से जल्द मूव करें और हम अपने मकसद की चीज़ को अचीव करें। अच्छा, ये इसका फॉर्मूला है इस रिबेट को कैलकुलेट करने का। इसमें आपने वही सेम एवरेज रेट ऑफ टैक्स कैलकुलेट करना है। वो कैसे करेंगे? टैक्स लायबिलिटी डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम, और दो अमाउंट्स आपके पास यहाँ पे आ रही होंगी। इन केस हमने तीन एंटिटीज पढ़ी थी, किसी को याद है? कोई बताएगा? 3 कैटेगरीज ऑफ टैक्स पेयर्स पढ़े थे हमने। नहीं, वो था स्ट्रक्चर था, इंडिविजुअल, कंपनी और AOP पार्टनरशिप, ये 3 पढ़े थे। तो इस रिबेट में पहले तो 2 अमाउंट्स हैं। एवरेज रेट अप्लाई करने के, जैसे हमने अभी फॉरेन टैक्स में देखा, लोअर ऑफ का कैटेगरी देखी, इसमें भी 2 हैं इसी तरह से लोअर ऑफ। पहली अमाउंट वो आ रही होगी जो आपने डोनेशन दी, 1 लाख रुपए डोनेशन दी। दूसरी अमाउंट आपकी होगी 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम। अब टैक्सेबल इनकम है आपकी 10 लाख रुपए, तो 30% कितना हो गया? 3 लाख रुपए। अब ये दोनों अमाउंट्स को आप कंपेयर करेंगे, 1 लाख और 3 लाख। लोअर ऑफ कौन सी है? जो आपने डोनेशन दी है, तो आप डोनेशन वाली अमाउंट को पिक कर लेंगे। फिर जो एवरेज रेट जो आपने निकाला है, टैक्स लायबिलिटी डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम, उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे इस अमाउंट से जो लोअर ऑफ होगी, तो एक और अमाउंट निकल के आ जाएगी। वो जो अमाउंट निकल के आएगी वो हम माइनस कर देंगे टैक्स लायबिलिटी में से। टेंशन नहीं लें, करेंगे क्लियर समझ में आ जाएगा। अभी कर रहे हैं हम इसको, अभी सिर्फ एक आइडिया ले लें, जाके जब मैं बोर्ड पे करूं तो आप लोग लिंक हो जाए उससे, उस वक्त क्लियर होगी पिक्चर। अच्छा, ये जो 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम है, ये कंपनी के केस में 20% हो जाएगी। ये लिखा हुआ है 20% इन केस ऑफ अ कंपनी, इंडिविजुअल की और AOP की है। पार्टनरशिप और इंडिविजुअल के लिए 30% और इन केस ऑफ अ कंपनी 20%। ये आप लोग अपने पास नोट कर लें, ये आपको याद होना चाहिए। हाँ, दिया भी है मैंने, लेकिन मैं तो आपको पूरे चैप्टर ही देता रहूँगा ना, सारे तो नहीं याद करने। ये जो रिबेट्स के जो फॉर्मूले हैं ना, वो फॉर्मूले कहूँ मैं इसको, आप कुछ भी कह लें यार, इसको फॉर्मूला तो नहीं है वैसे। ये जो कंडीशनैलिटी है कैलकुलेशन के लिए, जो उसने एक फ्रेमवर्क दिया हुआ है, ये आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। ये आपको पेपर में काम आएगा कैलकुलेशन करते हुए। बाकी चीज़ें तो हम जब 8-10 क्वेश्चन करेंगे याद हो जाएंगी, ये याद होता नहीं है। तो मुझे भी अभी तक याद नहीं होता। अगर आप मुझसे 3 दिन बाद पूछेंगे कि भाई रिबेट के अंदर क्या लोअर ऑफ की क्या कैटेगरी थी, तो पॉसिबिलिटी है कि मुझे ना याद आए। वो इतने सारे हैं, हम मिक्स कर देते हैं। थोड़े टाइम के लिए याद होता है बस। अभी मैंने पढ़ाया है, रात को पूछोगे तो मुझे याद होगा 2 दिन तक याद रह जाएगा। अच्छा, मतलब लास्ट क्लास में याद है। बार बार प्रैक्टिस करो तो फिर याद हो जाएगा। पेपर के टाइम पे याद हो गया था मुझे, मतलब जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो चीज़ें याद हो जाती हैं, फिर आप भूल जाते हैं। अच्छा जी, इसमें ही सब एक और इसमें कंडीशन वो लगाता है। अगर तो एसोसिएट पता है किसी को? सब्सिडरी एंड एसोसिएट का फ़र्क पता है? सब्सिडी का मतलब होता है कि मतलब एक कंपनी की नहीं, पेरेंट है उसकी। हाँ, पेरेंट की जब ऑनरशिप होती है मोर देन 50% किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो सब्सिडरी होती है। और जब पेरेंट कंपनी की 50% से लेस ऑनरशिप होती है किसी में, किसी और एंटिटी में, तो वो एसोसिएट होती है।
और अगर 20% से कम होती है तो वो इन्वेस्टमेंट होती है। ये अकाउंटिंग में IFRS 10 इसको एक्सप्लेन करता है, कंसोलिडेशन का IFRS है। कोई लेना देना नहीं है आपका, ऐसे ही बता दिया। सर आपने क्या बताया, मोर देन 50% सब्सिडी 20% से लेस एसोसिएट। एसोसिएट आपको इसमें वो कह रहा है, इसी डोनेशन वाले सेक्शन के अंदर वो कहता है कि अगर तो आप अपने किसी एसोसिएट को देंगे डोनेशन, पहले हमने क्या बात की, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को दें, हॉस्पिटल को दें, या 13 शेड्यूल में आ रहा हो नाम उसमें दें, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को दें, तो आपने 30% टैक्सेबल इनकम या डोनेशन का अमाउंट लोअर ऑफ जो भी हो वो आप कैलकुलेट कर लें। कंपनी के केस में 20% कर लें। अगर तो आपने अपने किसी एसोसिएट को दिया, कंपनी के केस में एसोसिएट कौन होगी, जो उसकी एंटिटी है, जिसमें ऑनरशिप है। इंडिविजुअल के केस में एसोसिएट क्या होगा, उसका कोई भी ब्लड रिलेशन, या मैं इंडिविजुअल हूँ, मेरी ऑनरशिप है, मेरे कुछ शेयर्स हैं आगा खान के अंदर, या किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को मैंने ओन कर रहा हूँ, उसको खोला हुआ है, कोई भी इस तरह का सिनेरियो बन रहा है, कोई रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में या दो एंटिटीज़ के बीच में, तो वो उसका एसोसिएट बन जाएगा। तो तब जब आप एसोसिएट को देंगे तो वो जो 50% है, 30% जो है, जो 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम है, वो कितना हो जाएगा, 15%। और कंपनी के केस में जब वो अपने एसोसिएट को देगा तो 10% हो जाएगा, और डोनेशन का अमाउंट वैसे का वैसे रहेगा लोअर ऑफ हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा सर, बट इंडिविजुअल की जो आपने बात की, तो इंडिविजुअल आपको मतलब इंडिविजुअली आप एसोसिएट किसी ऐसी कंपनी से हो या किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से हो जो रजिस्टर्ड भी हो या अंदर 13 शेड्यूल, हाँ, तभी। अगर तो आ ही नहीं रहा तो फिर तो बात ही खत्म हो गई ना, फिर तो कोई सवाल ही नहीं है, फिर तो रिबेट ही कैलकुलेट नहीं हो सकती। लाइक मैं डायरेक्टर हूँ, डायरेक्टर फाइनेंस हूँ आगा खान हॉस्पिटल का, और मैं अपनी सैलरी में से उसी को दे देता हूँ डोनेशन, तो फिर ये एसोसिएट हो गया, सही है। या मैं मेजर शेयर होल्डर हूँ आगा खान का और फिर मैं उसको दे देता हूँ, तो फिर भी एसोसिएट हो गया। या एक ऑर्गेनाइजेशन है हाउस ऑफ हबीब, वो देती है एग्री ऑटो को, एग्री ऑटो उसकी सब्सिडरी है, एसोसिएट तो नहीं है, सब्सिडरी है, सब्सिडरी के केस में तो है ही नहीं। अब एसोसिएट का कोई मुझे याद नहीं आ रहा कोई किसी कंपनी के एसोसिएट, कंपनी मतलब 50% से कम ऑनरशिप उसकी जहाँ पे भी है वहाँ उसने डोनेशन दे दी, तो फिर वो इस कैटेगरी में फॉल कर जाएगी। अच्छा, अब आप जो मैडम पूछ रही थी, वैल्यू ऑफ डोनेशन इन काइंड। अब जैसे मैडम ने अभी सवाल कर लिया था कि डोनेशन बहुत सारी दफ़ा वो पैसों में एक्सेप्ट भी नहीं करते और उनको डोनेशन दी जाती है आइटम्स की शक्ल में, तो फिर क्या करेंगे? तो फिर हम जो आइटम की अमाउंट होगी उसको कंसीडर करेंगे डोनेशन की अमाउंट। अब आइटम की अमाउंट के अंदर बहुत वेरिएशन है। एक तो है आपने नई चीज़ खरीदी और आपने डोनेट कर दी, एक है आप कार यूज़ कर रहे थे, आपने थोड़ा सा यूज़ की और आपने डोनेट कर दी, तो बोला बेचने की क्या ज़रूरत है, डोनेट कर दो। आपका ऑफिस था, वहाँ पे बहुत सारे लैपटॉप्स थे, डेप्रिशिएट हो गए, उसकी सैल्वेज वैल्यू बाकी थी, आपने बोला इसको डोनेट कर दो, मार्केट में भी बिक सकते थे, बोला हमने डेप्रिशिएट तो हो गए हमारे फाइनेंशियल्स के अंदर, डोनेट कर दो। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, अब उसकी वैल्यू का कैसे पता चलेगा, तो वो ये बताएगा। अगर तो सबसे पहले इम्पोर्टेड आइटम है, सिंपल केस है, इम्पोर्टेड आइटम है, उसकी एक इनवॉइस वैल्यू होगी, उस पर ड्यूटीज़ लगी हुई होंगी, उसकी ड्यूटीज़ और उसकी इनवॉइस वैल्यू प्लस करेंगे और वो अमाउंट हम कंसिडर कर लेंगे डोनेशन के लिए। आइटम्स मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान, जो भी उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आएगी, जो उसकी इनवॉइस वैल्यू होगी, और बहुत सारी दफ़ा परचेज प्राइस होगी, या आप खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसकी जो भी प्राइस है उसकी, जो उसकी कॉस्ट आ रही है, तो वो आप ले लेंगे। और अगर उसके ऊपर कोई ड्यूटीज़ लगी हैं, बहुत सारी दफ़ा जो लोकली चीज़ भी प्रोड्यूस हो रही होती है उस पर भी ड्यूटीज़ लग रही होती हैं। अब फ्यूल की आप एग्जांपल ले लें, फ्यूल रिफाइन यहाँ पे होता है, मतलब उसके ऊपर प्रोसेसिंग होती है, आता है वो बाहर से इम्पोर्ट होता है, लेकिन रिफाइन यहाँ पे होता है, तो उसके ऊपर भी ड्यूटी लगती है। अब यूनिलीवर के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो
वो यहाँ पे मैन्युफैक्चर करता है, लेकिन उस पर भी ड्यूटी उसको पे करनी पड़ती है। तो उसको कुछ पार्ट बाहर से आ रहा होता है या वो कोई भी लॉ उस पर एप्लीकेबल हो रहा होता है, तो बहरहाल उसको लोकली मैन्युफैक्चर्ड चीज़ों के ऊपर भी अक्सर ऐसे केसेस होते हैं कि ड्यूटीज हम पे कर रहे होते हैं, सिर्फ इम्पोर्टेड पे नहीं करते। तो अगर तो पे हुई हैं तो वो भी उसमें ऐड हो जाएंगी। यूज डेप्रिशिएबल आइटम स्टेट लिखा हुआ है, टैक्स डेप्रिसिएशन जो उसकी आ रही होगी वो उसमें से माइनस कर देंगे फिर, और उसकी जो उसकी नेट अमाउंट होगी, इनवॉइस वैल्यू होगी, उसमें से टैक्स डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे और जो अमाउंट बनेगी वो हम यूज़ कर लेंगे। अच्छा, ये थोड़ा सा मोटर व्हीकल का केस थोड़ा सा समझने वाला है। अच्छा, न्यू व्हीकल स्ट्रेट है, जो उसकी वैल्यू है कॉस्ट, इंश्योरेंस, ड्यूटीज़, जो उसकी प्रोडक्ट की वैल्यू आई है वो सब आप इंक्लूड कर लेंगे। न्यू व्हीकल लोकली परचेज की है, कोई स्टेट है जो उसकी अमाउंट दी हुई है, सब उसमें ऐड हो जाएगा। अच्छा, यूज व्हीकल का समझिएगा, जो इंपोर्टेड यूज व्हीकल है उसका भी स्टेट है। उसमें अब बहुत सारी जापान से गाड़ियाँ आती हैं, उसकी एक इंपोर्ट की एक इनवॉइस वैल्यू होती है, उस पर ड्यूटीज़ लगी होती हैं, वो आप ले लेंगे। अगर तो यहाँ पे आपने गाड़ी यूज़ की है तो हर साल आप उसको 10% डेप्रिशिएट कर सकते हैं। 1 लाख रुपए की गाड़ी थी, 1 साल यूज़ करके दे दी, 90,000 रुपये यूज़ करेंगे। सही, अजान होने हो जाए। चलिए, अच्छा, कार का हम देख रहे थे। अगर तो इम्पोर्टेड कार है, नई कार आपने, मतलब पुरानी कार आपने इंपोर्ट कर ली और पाकिस्तान में आ गई, तो उसकी जो भी प्राइस इनवॉइस वैल्यू, ड्यूटीज़ और आपने डोनेट कर दी, वो अमाउंट आप ले लेंगे। अगर आपने इम्पोर्टेड कार मंगाई और उसको यूज़ किया,
अब जितने साल आप उसको यूज़ करेंगे उतने साल तक आप उसकी 10% वैल्यू डेप्रिशिएट करेंगे और जो अमाउंट बनेगी वो आप यूज़ कर लेंगे। अब लोकली मैन्युफैक्चर्ड कार यूज़ के केस, अगर तो लोकली मैन्युफैक्चर्ड है, नई गाड़ी है, जो अमाउंट है वो आपने ले ली। अगर लोकली मैन्युफैक्चर्ड कार आपने यूज़ की और फिर आपने उसको डोनेट किया, 5 साल तक अगर आपने यूज़ करके दी तो 5 साल तक आप हर साल 10% आप स्ट्रेट लाइन मेथड से कम करेंगे और उसकी अमाउंट, जो अमाउंट बचेगी वो आप दे देंगे। अगर तो 5 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है, 5 साल से ज़्यादा अरसा हो गया, तो ये इसको और से पढ़े, If vehicles are more than 5 years old, value shall be purchase price paid by the donor for the car, used car, or 50% of the original value, whichever is higher. अगर तो 5 साल से पुरानी गाड़ी है, 6 साल पुरानी गाड़ी है, तो 50% ऑफ द प्राइस, या फिर दूसरी बात क्या बोल रहा है वो, original cost, value shall be purchase price paid by the donor for the used car or 50% of the original value whichever is higher. ये समझ में आया? अब देखें एग्जाम्पल से इसको समझें। एक गाड़ी है आल्टो, आपने यहाँ लोकली परचेज्ड है, मुझे वो डोनेशन करनी है, इंसाफ के पास है वो गाड़ी। अब वो गाड़ी का मॉडल है 2015 का, आज चल रहा है 2023। इन्होंने वो गाड़ी ख़रीदी थी 15 लाख रुपए की, 2015 में 15 लाख रुपए की ख़रीदी थी, सही है। 8 साल हो गए, मतलब वो इस क्लॉज में फॉल करती है, सेकंड वाले में फॉल कर रही है। तो अब 15 लाख रुपए की गाड़ी है, मैंने इनसे ख़रीदी कितने की, 7 लाख रुपए की। मैंने 7 लाख रुपए की ख़रीदी और डोनेट कर दी। अब वो मुझे कहता है कि तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, ओरिजिनल प्राइस क्या है उसकी 15 लाख रुपए, मैंने कितने की खरीदी 7 लाख रुपए। 15 लाख पे मैं का 50% 7.5 लाख, और मैंने कितने की खरीदी 7 लाख रुपए की। हायर वैल्यू कौन सी हो गई 7.5 लाख, तो मैं 7.5 लाख रुपए ले सकता हूँ। 7.5 लाख रुपए पे रिबेट। गॉट इट? अब समझ आ गया? बट सर अगर आपने भी परचेज की किसी और से, इन हाँ। केस के जो है ना आप ओनर हो उस गाड़ी के, आप हाँ। यूज़ कर रहे हो, 8 साल हो गए, 8 साल हो गए, तो अब आप अगर खुद ही डोनेट कर रहे हो तो 10% कम करूँगा। 5 साल तक तो आप 10% कम कर देंगे। अगर वो गाड़ी 7 साल पुरानी है फिर क्या करोगे? 7 साल तक करूँगा। तो उसमें तो उसने बोला ही नहीं ना, वो तो ऊपर वाले में आ गया ना। ये वाला क्लॉज पढ़े, अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 5 ईयर्स, बस 5 साल तक करेंगे। उसके बाद जो अमाउंट होगी वो आप डोनेशन में ले लेंगे। हाँ, 6वें 7वें साल आप उसको नहीं करेंगे। अदर आइटम, इसके अलावा आप कुछ भी कपड़े दे रहे हैं, कोई घर में ओवन पड़ा हुआ है वो दे रहे हैं, तो उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो आप सर मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कोई बॉडी तो होगी, नहीं खुद ही करो। नहीं खुद भी नहीं करेंगे। आप जाएंगे किसी भी जगह पे जो यूज आइटम ख़रीदता है, उससे आप रेट लगवाएंगे, उससे आप एक उसके लेटर हेड पे एक सर्टिफिकेट बनवाएंगे और वो सर्टिफिकेट अपने पास रख लेंगे, रिबेट कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए टैक्स के अंदर आपको बहुत सारी जगह पे, टैक्स में भी, अकाउंटिंग में भी आपको डॉक्यूमेंट पे वो चलता है। आपको इस हमारे इन्वायरमेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें इस तरह हो जाती हैं, आप नहीं उसको इतना फॉर्मलाइज कर सकते। तो आपके पास जितना मैक्सिमम होता है आप उसका डॉक्यूमेंट अरेंज करते हैं, उसकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट बनाते हैं और उसको एडजस्ट कर लेते हैं।